नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स के समयकाल की। वॉरेन हेस्टिंग्स कब आया था यहाँ पर एज गवर्नर इन 1772 और 1785 में वो चला गया था। और इसी बीच दो तीन इंपॉर्टेंट कानून आते हैं। सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इन दोनों कानूनों की चर्चा हम करेंगे और वॉरेन हेस्टिंग्स के समय काल में क्या क्या हुआ था, बेसिकली इसने कैसे बंगाल में अपना शासन यानी ब्रिटिश शासन को स्थापित किया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हम जानेंगे। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप इस तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस ली जाती हैं भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा और इनमें से कई स्पेशल क्लासेस को आप केवल एक अनलॉक कोड मेरा नाम महिपाल यूज करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपना कोर्स कंप्लीट करना है तो इट इज़ बेटर अगर आप प्लस या आइकॉनिक जैसे सब्सक्रिप्शन परचेस करें। तो प्लस कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस और आइकॉनिक में मिलेंगे आपको एक मेंटोर। तो क्लासेस के अलावा एक मेंटोर, जो इस वक्त ऑनलाइन कोर्सेज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में कि आपको एक पर्सनल मेंटोरशिप नहीं मिल पाती है, वो समस्या आइकॉनिक कोर्स सॉल्व कर देता है। और ये मेंटोर्स आपको जीएस मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो आपको इन कोर्सेज के लिए ये वाली फीस नहीं देनी है, आपको महिपाल कोड यूज़ करके 10% फ्लैट डिस्काउंट लेना है और ये प्राइसेस एप्लीकेबल होंगी। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शनल कोर्सेज अवेलेबल हैं और ऑप्शनल प्लस जीएस को आप एक साथ परचेस करते हैं तो उसमें आपको प्राइस का काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और अगेन ये प्राइसेस भी नहीं है, आपको इन पर भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड यूज़ करते हैं। पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज़ शुरू करी जा चुकी है। इस टेस्ट सीरीज़ में जो मैं यहाँ पर हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, जल्द ही आप देखेंगे कि उसके भी क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और सेक्शनल टेस्ट होते हैं यहाँ डेली सब्जेक्ट वाइज। तो इसका सिलेबस, कौन से दिन किसका टेस्ट हो रहा है, ये जानकारी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। तो डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज का लिंक है, उस पर ज़रूर क्लिक करें। और डेली हफ्ते में 6 दिन ये टेस्ट होते हैं, केवल संडे को नहीं होता। दिन में 12:30 बजे डेली टेस्ट लाइव हो जाता है और ये कंप्लीटली फ्री है। आपको केवल एक अनलॉक कोड यूज़ करना होगा महिपाल। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवेज या स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको इनके सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे। लेकिन ये प्राइसेस पे मत करिए, आप महिपाल कोड यूज़ करके इस प्राइस पर इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। तो अभी तक हमने बात कर ली है भारत में किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्सपांशन किया। मैं आपको पूरी कहानी 1850 तक आगे ले जाकर बता चुका हूँ, जब सिख एम्पायर इनके साथ शामिल हो जाता है। लेकिन अभी के लिए आप थोड़ा सा रिवाइंड आओ पीछे। हमने 1757 में क्या देखा था, बैटल ऑफ प्लासी। और उसके बाद बंगाल का जो रूल है या फिर बंगाल का जो रेवेन्यू है वो आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। फिर 1764 में होती है बैटल ऑफ बक्सर, 1765 में होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ने फाइनली बंगाल की जो पूरी सल्तनत है एक्चुअली में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में दे दी। तो बंगाल, बिहार, ये वाला पूरा प्रोविंस अब ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में आ चुका था। अब हम पहुंच रहे हैं 1772 के आसपास। तो अभी तक क्या है कि 7 सालों से ड्यूअल सिस्टम ऑफ बंगाल चल रहा है और इस ड्यूअल सिस्टम ने बंगाल को बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ पर 1769 में एक अकाल पड़ना शुरू होता है बंगाल में, ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल इसको कहा जाता है। 1769 टू 1773, 72 तक ये चली थी। कई जगह आपको 1770 भी लिखा हुआ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 साल ये फेमाइन चली थी, बारिश कम हुई और अनाज कम हुआ और उसके कारण बंगाल की आबादी 1/3 खत्म हो गई। आप इमेजिन कीजिए कि 1/3, 1/3 आबादी, कोई भी बीमारी हो चाहे भुखमरी हो, कैसे खत्म हो सकती है। इतनी खराब हालत थी बंगाल की। और उसके पीछे मेन रीज़न ये बताया गया था कि जो ड्यूअल सिस्टम था उसने वहाँ पर किसानों को बिल्कुल कंगाल करके रख दिया था। तो अब ये मिसमैनेजमेंट की स्थिति में कौन आता है यहाँ पर, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब वॉरेन हेस्टिंग्स कोई भारत में नया नवेला नहीं आया था। वॉरेन हेस्टिंग्स जब बिल्कुल 19-20 साल का बच्चा था तब से वो भारत में ही था और उसको भारत में एक कंपनी का आम कर्मचारी की तरह उसने अपना करियर शुरू किया था। और पहले वो यहाँ कर्नाटक में काम करता था लेकिन बाद में उसे यहाँ पर बंगाल लाया गया। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध के बाद देखा कि इस बच्चे में टैलेंट है और बच्चा तो क्या था, मतलब बड़ा हो गया था, 20s में था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को उसने देखा कि ये अच्छा सक्सेसर मेरा हो सकता है, यानी कि उसने टैलेंट को पहचाना और वॉरेन हेस्टिंग्स को कहाँ पे भेज दिया, नवाब के दरबार में। यानी कि जो नवाब थे मुर्शिदाबाद में जो रहते थे, कौन, मीर जाफर। तो मीर जाफर के दरबार में वॉरेन हेस्टिंग्स को एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भेज दिया गया था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स कंपनी का पुराना कर्मचारी था, बेसिकली कंपनी के लिए काम कर रहा था बहुत सालों से, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक है, अब धीरे धीरे इसने अपना करियर में प्रोग्रेशन करी। फिर ये ईआईसी की काउंसिल का मेंबर बना।
काउंसिल क्या थी याद करो, एक काउंसिल मैंने आपको बताया था कि बंगाल के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए काउंसिल बनाई गई थी कैलकाटा में। उस काउंसिल का ये सदस्य रहा 1761 टू 1764। लेकिन उसके बाद इसके झगड़े वगड़े हो गए काउंसिल में, इसकी बात बनी नहीं अच्छी और ये रिटायर होना चाहता था, तो ये रिटायर होकर चला गया। बेसिकली इस समय में सारे कंपनी के कर्मचारियों ने बहुत अच्छे पैसे कमाए थे और इस 7 साल के समय में ड्यूअल सिस्टम वाले टाइम पर कंपनी बहुत करप्ट हो गई थी। इनफैक्ट राइट आफ्टर प्लासी कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो अपनी जेबें भरने में लगे हुए थे, ना कि कंपनी को प्रॉफिट दिलाने में। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वॉरेन हेस्टिंग्स उन करप्ट ऑफिसर्स में से नहीं रहा होगा, क्योंकि 3-4 साल में ही इसके सारे पैसे खत्म हो गए इंग्लैंड में और इसने फिर से कंपनी को बोला कि मुझे इंडिया भेज दो, वहाँ लाइफस्टाइल अच्छी थी, पैसा वैसा ठीक था, तो काम कर लेंगे कुछ ना कुछ, है ना, देखो कुछ एडजस्ट होता हो तो कंपनी ने इसको इस बार भेजा मद्रास की काउंसिल में मेंबर बनाकर। सीनियर था ये, इस बार कोई कर्मचारी नहीं है, तो इसको मद्रास की काउंसिल में सेकंड इन कमांड रखा गया 69 टू 71 और 71 में एंड में इसका प्रमोशन हो जाता है। इसको बनाया जाता है गवर्नर ऑफ बंगाल, क्योंकि याद करो 1757 में पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद से बंगाल की गवर्नरशिप ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। पहले भी इनका वहाँ पर एक लोकल लीडर होता था, लेकिन वो केवल फोर्ट विलियम वाले एरिया में रूल करता था, लेकिन अब तो इनके पास पूरे बंगाल प्रोविंस को रूल करने का पावर है। तो बंगाल के गवर्नर के रूप में इसका प्रमोशन होता है 72 में और ये वो समय है जब बंगाल में फेमाइन अपने चरम पर थी। ऐसे समय में इसे बंगाल भेजा गया। ये जब बंगाल आता है तो ये देखता है कि भाई साहब यहाँ तो हालत बहुत ही ख़राब है, मुझे बहुत कुछ करना होगा। इसने देखा इतना करप्शन हो रहा है, तो इसको लगा कि अब टाइम आ गया है कि चीज़ों को चेंज किया जाए। अब इसी बीच क्या हो रहा था, देखो थोड़ा सा इंग्लैंड का बैकग्राउंड भी मैं आपको बताता हूँ। रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, वो इंग्लैंड लौट गया था 1767 या 68, आई थिंक या इट वाज 67, ठीक है। अब रॉबर्ट क्लाइव जब इंग्लैंड पहुंचा तो वहां पर लेविश लाइफस्टाइल जी रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था बैटल ऑफ प्लासी के बाद उसने बहुत पैसे लिए थे, पूरी जो मुर्शिदाबाद का खजाना था उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा वो लूट कर ले गया था। अब इसी समय 1772 के आसपास इंग्लैंड में एक और घटनाक्रम चल रहा था, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना। रॉबर्ट क्लाइव आपको याद है, रॉबर्ट क्लाइव जिसने प्लासी के युद्ध के बाद बहुत पैसा कमाया, मुर्शिदाबाद में जो बंगाल के नवाब की जो पूरी ट्रेजरी थी, खजाना था, उसमें से ऑलमोस्ट 10% तो ये अकेला क्लाइव लेकर चला गया था। और उसके उपरांत इसको क्या मिल गया था, याद करो 24 परगना की इसको जागीरदारी मिल गई थी, तो वहां से भी इसको पैसा वैसा मिलता था। तो क्लाइव बहुत अमीर था, मतलब उस समय के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही वॉज फिल्दी रिच। लेकिन क्लाइव जब वापस पहुंचा, याद करो बैटल ऑफ बक्सर के बाद इसे बुलाया गया था क्लाइव को फिर से इंडिया में। ये 1768 में यहाँ पर सब कुछ संभाल कर 1-2 साल यहाँ पर रहकर फिर से चला जाता है इंग्लैंड। तो 68 में ये इंग्लैंड गया, इसने फिर से अपनी लेविश लाइफस्टाइल जीनी शुरू कर दी और वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट भी खरीद ली इसने। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि इसके जो विरोधी थे उन्होंने पार्लियामेंट में इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। ब्रिटेन में उस समय पार्लियामेंट थी बाय द वे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर भी होता था। और अल्टीमेटली इसके खिलाफ 1772 में पार्लियामेंट में एक इंक्वायरी चलती है। इंक्वायरी क्या कि इसने क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर रहते हुए बहुत सारा करप्शन किया है, ये इस पर आरोप थे। और भी कुछ आरोप थे। बेसिकली इसने मिलिट्रेली जो बंगाल में काम किए थे उनको लेकर सवाल उठाए गए और इतना सारा पैसा इसके पास कहाँ से आया इसको लेकर सवाल उठे। तो हालांकि क्लाइव इन सभी आरोपों से बरी हो गया, लेकिन ये काफ़ी बड़ा एक पब्लिक स्कैंडल था और क्लाइव की इज्जत पे काफ़ी बड़ी आंच आ गई थी। इनफैक्ट क्लाइव ने बड़े फेमसली पार्लियामेंट में ये कहा था कि मुझसे सब कुछ ले लो, मेरी धन दौलत ले लो, लेकिन मुझे मेरी इज्जत बख्श दो, है ना। जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसकी कोई धन दौलत किसी ने नहीं ली और क्लाइव को अल्टीमेटली कुछ महीनों के इस इंक्वायरी के बाद बरी कर दिया गया। लेकिन कंपनी के जो कारनामे थे ना, वो अब पार्लियामेंट की नज़र में आ गए थे, क्योंकि क्लाइव जिस तरह की लेविश लाइफस्टाइल जी रहा था और उसके बाद आप देखिए कि कंपनी की जो हालत खराब थी वो पता चलने लग गई थी बाहर, क्योंकि कंपनी बार बार लोन मांगने आ रही थी बैंक के पास, बैंक ऑफ इंग्लैंड से ये लोग लोन मांग रहे थे। तो ऐसे समय में इंग्लैंड की पार्लियामेंट एक प्राइवेट कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने के बारे में विचार करती है और उस कानून को हम कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो समझ रहे हो आप, रेगुलेट किसको किया जा रहा है, किसके ऊपर लगाम कसी जा रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। तो 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट लेकर आती है रेगुलेटिंग एक्ट। याद रखना, ये पार्लियामेंट लेकर आ रही है एक प्राइवेट कंपनी के लिए कानून स्पेसिफिकली। अच्छा, बाय द वे क्लाइव का क्या हुआ? क्लाइव जो है इसने 1774 में आत्महत्या कर ली। जी हाँ, क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, हार्डली 50 साल का था ये, 49-50 ईयर्स इसकी कुछ एज थी, इसने सुसाइड कर ली। बहुत सारे रीज़न बताए जाते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि जो इसके ओपोनेंट्स थे पार्लियामेंट में, वो ये कहते हैं कि इसकी हमने इज्जत पूरी ख़राब कर दी, चाहे पैसा कमा के आ गया हो, लेकिन ये अपने इस लूटे हुए माल को एंजॉय नहीं कर पाया, इसने सुसाइड कर लिया। लेकिन जो एक्चुअल रीज़न है, इसके बायोग्राफर्स ये कहते हैं कि इसको बीमारी थी और ये बहुत दर्द से तड़पता रहता था, अफीम वगैरह लेता था दर्द को कम करने के लिए। उस समय काफ़ी कॉमन इलाज था, लोग अफीम लिया करते थे, ओपियम, जिससे दर्द कम हो जाए। और अल्टीमेटली ये दर्द सह नहीं पाया तो इसने सुसाइड कर लिया, ठीक है, अपने ही घर में लंदन में।
अब आते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट पर। अब ये काम की चीज़ है, ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव की कहानियां कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन मैं आपको सुनाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा कहानी में इंटरेस्ट रहे, आपको बैकग्राउंड समझ में आए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ये कानून क्यों लेकर आई है। तो आप समझ रहे हो कि क्लाइव की हरकतें, उसके खिलाफ चली इंक्वायरी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी लोन मांगने आ जाती थी बार बार, उसके कारण ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। अब इस कानून के आने से पहले क्या स्ट्रक्चर था, तो देखो 3 प्रेसिडेंसीज थी, याद करो 3 जगह से ये लोग राज कर रहे थे, बंगाल, यहाँ पर कर्नाटक, मद्रास, और तीसरा इनका यहाँ छोटा सा बॉम्बे। इन तीनों जगह को प्रेसिडेंसी कहा जाता था, कैलकाटा प्रेसिडेंसी, यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी, और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इन तीनों प्रेसिडेंसी में एक होता था गवर्नर, और उसके साथ असिस्ट करने के लिए उसको एक काउंसिल दी जाती थी। और इंग्लैंड में जो कंपनी है उसके होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जैसे आजकल आप सुनते हैं ना कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ उसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो यानी कि लंदन में ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभालेंगे काम, और भारत में तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर। अब रेगुलेटिंग एक्ट ने सबसे पहले क्या बदलाव किया, सबसे पहला बदलाव ये किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ये पावर ले ली कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर सकेंगे, कि आपके जो ये कारनामे हैं अब ये कंपनी से बहुत बढ़कर हो चुके हैं, तो आपको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। तो ये पहला कानून है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करवाएगा वाया द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट यानी कि वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, वहाँ की सरकार, अल्टीमेटली ये सब किसके अधीन आता है, क्राउन यानी कि राजा के अधीन। हालांकि वहाँ पर राजा की पावर अब तो खैर बहुत ही कम है, रानी की पावर, लेकिन उस समय भी राजा की पावर थोड़ी लिमिटेड थी, मेजर पावर वॉज अंडर द पार्लियामेंट, ठीक है। अब इस कंपनी के इतने पॉलिटिकल एक्सपांशन हो चुके थे, इनके पास टेरिटरी थी, आप समझ रहे हो, ब्रिटिश पार्लियामेंट देख रही है कि हमसे ज़्यादा एरिया तो बंगाल में है और उस पर एक कंपनी राज कर रही है। तो इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अब आप एक कंपनी नहीं हो, आप एक पॉलिटिकल एंटिटी हो, आपको बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करने हैं, रेवेन्यू वगैरह भी आपको कलेक्ट करना है, तो हम ये रिकग्नाइज करते हैं कि आपका ये काम रहेगा, यू विल हैव अ पॉलिटिकल एंड एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। इस कानून को लाने के पीछे रीजंस क्या क्या थे, ये आपसे डायरेक्टली आंसर्स में मेंस में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है ड्यूअल सिस्टम ऑफ बंगाल। इसने बंगाल में जो किसान थे उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, क्योंकि कंपनी को फ्री हैंड दे दिया गया था, टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे, कंपनी के कर्मचारी करप्शन करे जा रहे थे, कंपनी को कुछ भी प्रॉफिट हो नहीं रहा था, और कंपनी जो है वो बैंक्रप्सी के कगार पर थी। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने प्लासी के बाद बंगाल का खजाना खाली कर दिया था, वो खुद ऑफिशियली बैंक्रप्सी यानी कि बर्बाद होने के कगार पर थी। इनके पास 1.6 मिलियन के अनपेड बिल्स थे, 9 मिलियन ये अपने क्रेडिटर्स को ओ करते थे, और इनके एसेट्स 5 मिलियन पाउंड के भी नहीं थे। और 69 और 72 के बीच में कंपनी ने 5.5 मिलियन पाउंड के उधार लिए थे। और बाय द वे ये सब आंकड़े हमें कैसे मालूम है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, वो आज भी प्रिजर्व्ड हैं। आप जाएं कभी तो म्यूजियम्स वगैरह में आप देख सकते हैं, अगर कोई रिसर्च करना चाहता है तो वो एक्सेसिबल हैं आज भी, तो उनको स्टडी करके कई हिस्टोरियंस ने इसके बारे में लिखा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1772 आते आते बैंक्रप्सी के कगार पर आ गई थी। ये बैंक्रप्सी वाली बात ब्रिटेन के पार्लियामेंटेरियंस और कई बड़े बड़े नेताओं को हजम नहीं हुई, क्योंकि वो एक तरफ देखते थे कि ये रॉबर्ट क्लाइव और जो रिटायर होकर आ रहे हैं ब्रिटिश ऑफिसर्स, ये सब तो एकदम शानदार जीवन शैली अपना कर बैठे हैं, इतना सारा पैसा लेकर आए हैं, और दूसरी तरफ ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये हर महीने लोन लेने आ जाती है। तो जैसे अभी विलियम डालरिम्पल की जो किताब है द एनार्की, उसमें उन्होंने ये बातें कोट करी है डायरेक्टली कि बैंक ऑफ इंग्लैंड से देखो कितने कितने लोन मांगने गए। जुलाई में इन्होंने बोला कि 4 लाख पाउंड का लोन चाहिए, उसके 15 दिन बाद फिर 3 लाख पाउंड का लोन चाहिए, फिर और 2 लाख पाउंड, और फिर सरकार को बोलते हैं कि हमें 1 मिलियन पाउंड दे दो आप। कौन कहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिटिश राजघराने को यानी क्राउन को कहते हैं, सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं कि 1 मिलियन पाउंड हमें चाहिए वरना हमारी कंपनी डूब जाएगी। तब जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को बहुत सीरियसली लिया। उन्होंने कहा कि ये तो नहीं चल सकता है, आपको हम रेगुलेट करेंगे। तो 1773 में दुनिया का पहला मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का बेल आउट होता है। आपने ये शब्द सुना होगा, बेल आउट, जब सरकारें कंपनी को पैसे देती हैं वरना वो कंपनी डूब जाएगी। तो ऐसा पहली बार शायद मॉडर्न हिस्ट्री में यहां पर होता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की गवर्नमेंट एक बेल आउट देती है, और उसके बदले में ये कानून अपने हाथ में ले लेती है कि अब से आपके जो भी कारनामे हैं, जो भी आपके अफेयर्स हैं, उनको हम रेगुलेट करेंगे वाया द रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस कानून के प्रावधानों के तहत सबसे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल 1 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया। फिर ये नियम बनाया गया कि 1/4 डायरेक्टर्स हर साल रिटायर होंगे और वो फिर से री इलेक्ट नहीं हो सकते। इससे क्या होगा कि नए नए डायरेक्टर्स आते रहेंगे, जो पुराने वाले हैं वो घाघ बनकर वहां पर बैठे नहीं रहेंगे और कंपनी का नुकसान नहीं करवा पाएंगे। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा गया कि आपके जितने भी कागजात हैं, चाहे वो अकाउंट्स हो, आपने कोई संधि साइन करी हो, ये सारे कागज आप फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर ट्रेजरी डिपार्टमेंट के सामने जमा कराएंगे।
तो ये एक तरह से इनका ऑडिट हो गया। अब ऑडिट शब्द मैं उस समय इस्तेमाल नहीं हुआ था, ये मैं अभी के रेफरेंस में, अभी के कंटेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ब्रिटेन में आज भी फाइनेंस मिनिस्टर को क्या कहा जाता है? चांसलर ऑफ द एक्सचेकर। तो ये उस समय का शब्द है। चांसलर ऑफ द एक्सचेकर के सामने इनको अपने सारे कागज हर साल जमा कराने, ये तय किया गया। उसके बाद बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता के अधीन कर दिया। और क्योंकि मद्रास और बॉम्बे अब बंगाल के अधीन थे, तो गवर्नर ऑफ बंगाल की उपाधि को बदला गया। अब वो कहलाएगा गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम या फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इनका 5 साल का कार्यकाल तय कर दिया गया। उस समय गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वो बैठे बैठाए अपने ऑफिस में ऑटोमेटिकली गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम बन गया। और गवर्नर जनरल का टर्म क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि अब गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे हैं, इनसे थोड़ा सा ऊपर बताना है ना बंगाल वाले को, इसीलिए इसको अब गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। और ये टर्म आने वाले लगभग 50 साल तक चलता है। उसके बाद इसको बदलकर आगे कर दिया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और बाद में इसको कर दिया जाएगा वाइस रॉय। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली एमसीक्यूज में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, फर्स्ट वाइस रॉय, लास्ट वाइस रॉय। ये काफ़ी कॉमनली पूछे जाने वाले सवाल हैं, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब गवर्नर ऑफ बंगाल की उपाधि क्या खत्म हो गई क्या? नहीं, गवर्नर ऑफ बंगाल आगे भी बना रहा। तो गवर्नर ऑफ बंगाल जो था वॉरेन हेस्टिंग्स, उसको एक तरह से प्रमोट करके गवर्नर जनरल बना दिया, लेकिन गवर्नर ऑफ बंगाल भी आगे अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, तो क्योंकि इसके पास तो पूरे देश को देखने का काम है, ये तो केवल अब बंगाल देखेगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग वॉरेन हेस्टिंग्स को प्रमोशन करके तुरंत ही गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की मदद के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, जिसमें 4 सदस्य होंगे, और इस काउंसिल में जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो मेजॉरिटी से लिया जाएगा। लेकिन अब देखो मेजॉरिटी क्या हो जाएगी, 4 में से तो मेजॉरिटी 3 होती है, तो इसीलिए गवर्नर जनरल का कास्टिंग वोट रखा गया। तो मान लो इन 4 मेंबर में टाई हो जाता है 2-2 पर, तो गवर्नर जनरल अपना वोट डालकर यहाँ पर टाई ब्रेक कर देगा। तो गवर्नर जनरल जो है उसको सुप्रीम बना दिया गया ओवर द अदर प्रेसिडेंसीज और गवर्नर इन मैटर्स ऑफ पीस एंड वॉर। अब याद करो ट्रीटी ऑफ पुरंदर, वॉरेन हेस्टिंग्स को ये पसंद नहीं आया था कि बॉम्बे के गवर्नर ने, बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी है उन्होंने वो लड़ाई शुरू कर दी थी मराठास के साथ, तो उसने अपने स्तर पर ट्रीटी ऑफ पुरंदर करवाई, क्योंकि उसके पास ये पावर आ गई थी वाया दिस रेगुलेटिंग एक्ट। अब आपको समझ में आ रहा है, क्रॉस कनेक्ट कर पा रहे हो आप पिछले लेक्चर्स के साथ। फिर एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। तो इंडिया में ब्रिटिश रूल का पहला सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित किया गया? इन द ईयर 1773, और इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जज की व्यवस्था करी गई थी। पहला चीफ जस्टिस कौन था? एलाइजा इम्पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नाम रट लो, कोई इसका 2 उपाय नहीं है, आपको याद होना चाहिए। जज का नाम था इम्पे, ये चीफ जस्टिस था। फाइनली रेगुलेटिंग एक्ट का मेरे अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान ये था कि कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर अब ना तो गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकता है, ना पैसे एक्सेप्ट कर सकता है, ना रिश्वत ले सकता है, और प्राइवेट ट्रेड को पूरी तरह बैन कर दिया गया। प्राइवेट ट्रेड क्या था कि कंपनी का तो व्यापार चल ही रहा है, साइड बाय साइड बड़े बड़े ऑफिसर अपने खुद के प्राइवेट व्यापार करा करते थे, और उसमें इन्होंने बहुत पैसा कमाया था। तो ये प्राइवेट ट्रेड पूरी तरह से बैन कर दिया गया। तो इससे प्रॉब्लम भी हुई, कई सारे ऑफिसर्स ने कहा फिर तो हमारी सैलरी बढ़ाओ, क्योंकि अगर सैलरी नहीं बढ़ाओगे तो फिर हमारा खर्चा कैसे चलेगा। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को काफ़ी परेशानी भी हुई थी इस रूल के कारण, लेकिन ये रूल बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके कारण ड्यूअल सिस्टम के दौरान बहुत करप्शन बढ़ गया था। और ये रूल बाय द वे सब पर लागू होता था, गवर्नर जनरल, काउंसिल मेंबर, सुप्रीम कोर्ट मेंबर्स, कोई भी लोकल लोगों से गिफ्ट या कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने देखा था ना कि क्लाइव के साथ क्या हुआ था, क्लाइव ने अपने लिए रख लिए थे बहुत सारे पैसे प्लासी के युद्ध के बाद। तो इस तरह की समस्या भविष्य में ना हो, तो गवर्नर जनरल को भी इसकी अनुमति नहीं थी। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के साथ वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल शुरू होता है एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इसने इस बंगाल के सूबे को रेगुलेट करने के लिए आगे भी बहुत कुछ किया, और वो इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स याद रखना, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 73 से लेकर 1785 तक। तो इसने एक तो ड्यूअल सिस्टम खत्म कर दिया बंगाल में, इसने आते ही ड्यूअल सिस्टम बंद कर दिया था 1772 में। फिर इसने कुछ समय बाद जो बंगाल के नवाब है उनकी एनुअल पेंशन भी बंद कर दी। तो इसीलिए आज आप कोई बंगाल के नवाब के बारे में कहानियां नहीं सुनोगे, क्योंकि उनकी पेंशन बंद, उनका घराना हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। मुगल एम्परर को जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत 26 लाख रुपए पेंशन दी जाती थी वो भी बंद कर दी गई, क्योंकि मुगल बादशाह शाह आलम जो हैं वो मराठास के साथ भाग निकले थे। मराठास उनको इलाहाबाद फोर्ट से छुड़ा कर ले गए थे, फिर से दिल्ली में एस्टैब्लिश कर दिया था। तो शाह आलम की पेंशन इसने बंद कर दी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। फिर उसके बाद एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्थापित किया गया। इस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम क्या होगा? नाम के अनुसार ही रेवेन्यू कलेक्ट करना और रेवेन्यू के मैटर्स को देखना। तो जो दीवानी का काम है, दीवानी यानी कि
रेवेन्यू कलेक्शन, उसका सारा काम इस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दे दिया गया। और इसी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तहत कलेक्टर अपॉइंट किए गए। वहीं से ये टर्म आज भी चला आ रहा है। कलेक्टर का काम क्या था? कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना जाकर। तो कलेक्टर और अन्य रेवेन्यू ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया गया था। बेसिकली वॉरेन हेस्टिंग्स ने अब एक पैरेलल सिस्टम खड़ा किया कि कंपनी का काम अब केवल व्यापार करना नहीं है बल्कि टैक्स कलेक्ट करना भी है। तो पहले तो इन्होंने टैक्स कलेक्शन क्या कर दिया था? आउटसोर्स कर दिया था। लेकिन अब कंपनी ने अपने खुद के सिस्टम्स बनाए कि टैक्स कलेक्शन किया जा सके। तो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू काफी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इतारतदारी सिस्टम को शुरू किया बंगाल में। इतारतदारी या फिर लीज सिस्टम में क्या होता था कि जमीनों को 5 साल के लिए ऑक्शन कर दिया गया, यानी कि जो भी सबसे ऊंची बोली लगाएगा वो व्यक्ति उस जमीन पर 5 साल के लिए खेती करेगा और उसका रेवेन्यू कलेक्शन उसी का काम है। तो ये इतारतदारी सिस्टम जो है, दिस वाज अ प्रिकर्सर टू द सिस्टम दैट कॉर्नवालिस ब्रॉट। तो कॉर्नवालिस जो 1793 में लैंड रिफॉर्म लेकर आएगा, उस सिस्टम के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो ये उसका एक प्रकार का प्रिकर्सर है। तो बस नाम अभी के लिए याद रख लो, आगे आपको थोड़ा सा और समझा दूंगा। इतारतदारी में 5 साल का सिस्टम था। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल का जो कैपिटल है वो मुर्शिदाबाद से शिफ्ट कर दिया कैलकाटा परमानेंटली, और जो ट्रेजरी थी वहां पर उसको भी शिफ्ट कर दिया गया। इसने करेंसी सिस्टम्स को यूनिफाई किया, क्योंकि देखो मुगल कॉइन्स चल रहे हैं, बंगाल के नवाब के कॉइन्स चल रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने खुद के सिक्के अब तो बना रही है। तो इन सारे करेंसी सिस्टम्स को यूनिफाई किया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अगला काम ये किया कि हिंदू और मुस्लिम्स को रूल करने के लिए उसने उनके कानूनों को कोडिफाई कराया, यानी कि उनको लिखवाया गया अलग से कि हिंदूज को रूल करने के लिए क्या कानून होंगे, उनके अगर कोई मामले आते हैं तो किस तरह से कानून कोर्ट्स में लगाया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आ चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जजमेंट देंगे, लेकिन जजमेंट ब्रिटिश कानून के अनुसार नहीं बल्कि भारत में जो कानून है, एटलीस्ट जो सिविल मामले हैं, उनमें हिंदू और मुस्लिम लॉज के अनुसार दिया जाता था। तो उसके लिए कोडिफिकेशन किया गया। फिर इसने एक पोस्टल सर्विस की स्थापना करी। भारत का पहला कार्टोग्राफिकल सर्वे शुरू किया गया और उसको लीड किया था जेम्स रेनेल ने। कभी कभी इस तरह के नाम पूछ लेते हैं कि पहला कार्टोग्राफिकल सर्वे किसने किया था। और वैसे एक ग्रेट कार्टोग्राफिकल सर्वे और हुआ था 19th सेंचुरी में, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बता दूंगा। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक और इंटरेस्टिंग काम ये किया कि उसने देखा कि एक्चुअली में फमाइन में प्रॉब्लम हुई थी, भुखमरी फैल गई थी। तो इससे बचने के लिए या इसको आगे मिटिगेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसने ये तय किया कि ग्रेनरी बनाएंगे, बड़ी बड़ी ग्रेनरी। बड़ी ग्रेनरी का मतलब कैसा? इस प्रकार के बड़े बड़े इसने स्ट्रक्चर बनवाने का प्लान किया और पटना में गोल घर बनाया गया। आज भी पटना में ये मौजूद है, गांधी मैदान के बिल्कुल पास में। तो ये जो गोल घर है, इस तरह की बिल्डिंग बनाई गई जिसके अंदर अनाज को स्टोर किया जाएगा। हालांकि इस गोल घर के अलावा पटना के अलावा और कोई बिल्डिंग बन नहीं पाई, लेकिन ये इसका काफ़ी एम्बिशियस प्लान था कि ये जो ग्रेट गोला बनाया है पटना में, इस तरह की और भी बिल्डिंग्स हम बनाएंगे। तो आप कभी पटना जाएं तो इसको ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने दस्तक को अबॉलिश कर दिया। याद है आपको दस्तक, फारूक सियार फरमान, फ्री पास, कोई भी रोक टोक नहीं है। तो ये सिस्टम उसने खत्म कर दिया, क्योंकि व्यापार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ही बर्बाद कर रहे थे। तो इसने इंटरनल ट्रेड को रेगुलेट किया और इंडियन और नॉन इंडियन दोनों के व्यापार पर उसने समान कर लगाना शुरू किया। पहले क्या होता था, ब्रिटिश और यूरोपियंस पर कर नहीं लगता था, इंडियंस को टैक्स देना पड़ता था बहुत हाई, लेकिन अब इसने दोनों पर बराबर टैक्स लगाना शुरू किया। फिर 1781 में इसने कलकत्ता मदरसे की स्थापना करवाई। अब देखो सारी चीज़ें हेस्टिंग्स पर्सनली नहीं करवाता था, लेकिन इसके कार्यकाल में ये काम हुए थे, इसीलिए हम इनको इसी तरह से पढ़ते हैं कि भाई उस गवर्नर जनरल ने, फलाने ने ये काम कराया, फलाने ने वो कराया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर काम उसने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर कराया हो, लेकिन इसके कार्यकाल में ये सब काम हुए थे। तो कलकत्ता मदरसा जो है, यहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ के लिए इसको स्थापित करवाया गया था। ये पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट चला रही है। तो ठीक है, आप देखोगे आगे कुछ और संस्कृत स्कूल भी आएंगी, लेकिन अभी के लिए कलकत्ता मदरसा है, इसकी स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुई थी। याद रखना, इट वाज द फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। 1784 में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी गई। इसकी स्थापना के पीछे मेजर रोल था विलियम जोन्स का। विलियम जोन्स ने भारत के कई पुराने ग्रंथों को स्टडी किया, कई सारे संस्कृत टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने में भी मदद करी, और एशियाटिक सोसाइटी धीरे धीरे ब्रिटिश काल में सबसे बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में से एक बन गई। इनफैक्ट आज भी एशियाटिक सोसाइटी की जो लाइब्रेरी है वो इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना, और ये कलकत्ता मदरसा भी स्टार मार्क कर लेना, डायरेक्टली एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। और इसी समय में चार्ल्स विल्किंस ने गीता का पहली बार इंग्लिश में अनुवाद किया। अगेन इंपॉर्टेंट नाम है चार्ल्स विल्किंस। ये सारे सवाल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये स्टेट पीसीएस को वालों को तो बहुत पसंद है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इनमें स्टेट पीसीएस में।
फिर बात करते हैं जुडिशरी की। तो देखो, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी, लेकिन हेस्टिंग्स ने आगे सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट्स को हर जगह स्थापित किया। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल कोर्ट होगा, एक क्रिमिनल कोर्ट होगा। सिविल कोर्ट को कहा जाता था दीवानी अदालत और क्रिमिनल कोर्ट को फौजदारी अदालत। ये टर्मिनोलॉजी फारसी शब्दों से आती है और इनफैक्ट आज भी भारत में, आप उत्तर भारत में खास करके देखेंगे कि ये टर्म्स यूज किए जाते हैं, दीवानी मामला, फौजदारी मामला। फिर उसके बाद एपेलेट कोर्ट भी स्थापित किए गए, जहां पर अपील करी जा सकती है। तो अगर इन कोर्ट में आप अपने फैसलों से खुश नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं। ओके, फिर आते हैं हम वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुई लड़ाइयों के ऊपर। तो देखो, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय एक तो एंग्लो मैसूर युद्ध चल रहे थे। कौन से चल रहे थे वो मैं फिर से रिपीट नहीं करने वाला हूं। और एक एंग्लो मराठा, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इसके समय में चला था। इन लड़ाइयों ने वॉरेन हेस्टिंग्स पर बहुत प्रेशर डाला था। इसको एक तो पैसे की कमी हो गई थी, ऊपर से इस पर हमेशा दबाव बना रहता था। रिफॉर्म्स भी कर रहा था ये बंगाल में, दूसरी ओर ये दूर दराज के इलाकों में लड़ाइयाँ भी चल रही थी। तो यहाँ पर देखो, एंग्लो मैसूर और एंग्लो मराठा के बारे में तो हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे। एक लड़ाई जरूर है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफली समझाऊंगा। ये है फर्स्ट रोहिल्ला वॉर। अब इस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन इसका कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेस्टिंग्स का इंपीचमेंट में ये फैक्टर काफी आगे इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो, ये है अवध, ये है बंगाल और ये है रोहिलखंड। अब ये जो रोहिल्लाज हैं, इन्होंने 1761 में पानीपत की लड़ाई में अब्दाली का साथ दिया था। तो मराठास इनसे बदला लेने के लिए इनके खिलाफ एक कैंपेन लेकर आए थे। 1771 में इन पर हमला किया गया, काफी तहस नहस कर दिया गया था रोहिल्लास को। तो रोहिलखंड काफी डैमेज हो गया था। अब रोहिलखंड को या रोहिल्लास को ये टेंशन थी कि फिर से मराठास आ जाएंगे। मराठास की आदत थी, हर साल 2 साल में कैंपेन लेकर आ जाते थे चौथ सरदेशमुखी वसूलने के लिए। तो इनको डर था कि अब अगली बार मराठास की आर्मी आई तो हम बचेंगे नहीं। तो इन्होंने अवध से मदद मांगी, अपने पड़ोसी से। अवध में कौन था? अभी वही है नवाब शुजा-उद-दौला। ठीक है, शुजा-उद-दौला कौन है? ये पानीपत वाले, ये बक्सर वाले, वही शुजा-उद-दौला है। इनसे ये मदद मांगी गई कि देखो, अगर मराठास हम पे हमला करते हैं, तो रोहिल्लास ने इनको डील दी, तो आप हमें बचाने आ जाना। शुजा-उद-दौला ने कहा ठीक है, आ जाऊंगा, बस खर्चा दे दो, फ्री में तो आऊंगा नहीं, 40 लाख रुपए चाहिए मुझे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, 40 लाख रुपए हम आपको दे देंगे, बस आप बचाने आ जाना। अब एक बार क्या हुआ था कि मराठास आए 1772-73 के आसपास, लेकिन ये रोहिलखंड पर हमला करते नहीं है। एक्चुअल लड़ाई शुरू नहीं होती है क्योंकि मराठास को पता था कि इनको अवध का सपोर्ट मिल चुका है, तो इस बार लड़ाई थोड़ी डिफिकल्ट होगी। अवध के पास काफी अच्छी आर्मी थी और इसके कारण क्या होता है कि रोहिल्लास बच जाते हैं। लेकिन अब शुजा-उद-दौला क्या बोलता है कि देखो, तुम बच गए तो तुम 40 लाख रुपए दे दो, क्योंकि वरना तुम पे मराठा अटैक करते। रोहिल्लास इस पे पलट गए। रोहिल्ला बोलते हैं जब लड़ाई हुई नहीं, जब आपकी आर्मी इसका इस्तेमाल हुआ नहीं, तो काहे के 40 लाख रुपए, है ना? 40 लाख रुपए तो हम तब देते जब आपकी आर्मी लड़ाई करने आती। मराठास तो पलट के चले गए। तो शुजा-उद-दौला का दिमाग खराब हो गया। उसने बोला कि ये क्या बात हो गई, ये पलट के इसलिए गए क्योंकि मेरी आर्मी यहाँ पर बैठी थी तुम्हारे सपोर्ट में। तो अब एक काम करो बेटा, 40 लाख रुपए तो मुझे चाहिए, तो मराठा नहीं आए तो मैं आऊंगा तुम पे हमला करने। इस तरह से शुरू होता है फर्स्ट रोहिल्ला वॉर। तो 1773 में अवध हमला करने जाता है रोहिलखंड पे। और क्योंकि 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत इन्होंने ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस साइन करी थी, किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो शुजा-उद-दौला फोन लगाता है, फोन नहीं लगाता, चिट्ठी लिखता है। किसको? हेस्टिंग्स को। हेस्टिंग्स को बोलता है कि देखो, 1765 में क्लाइव के साथ हमने ट्रीटी करी थी कि हमें कभी हमला करना पड़े तो तुम हमारे साथ आओगे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, हमने ट्रीटी क्यों साइन करी थी? ताकि मराठास हम पे हमला करे तो बीच में अवध बफर का काम करे, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है, हमें तो इनकी सपोर्ट करने के लिए जाना पड़ रहा है। तो इसने फिर भी आर्मी भेज दी, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स का यहाँ पर अलग मकसद था। उसको लगता था कि ये रोहिलखंड जो है ये बहुत ही एक वाइल्ड टेरिटरी है। वाइल्ड इन द सेंस कि ये कभी भी किसी के साथ भी चले जाते हैं, कभी अब्दाली के साथ चले गए, कभी मुगल एम्पायर पे हमला कर रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि अवध का कंट्रोल हो जाए रोहिलखंड पे। रोहिलखंड जो है वहां पर रोहिल्लास का रूल खत्म हो जाए और अवध के पास ये टेरिटरी आ जाए। और अवध तो पहले से हमारा दोस्त है, तो थोड़ा हमारे लिए भी बेटर रहेगा, हमारे पड़ोसी स्ट्रांग होंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने वादे को निभाते हुए अवध की आर्मीज का सपोर्ट किया और दोनों ने मिलकर हमला कर दिया रोहिलखंड पर। तो 1773 में ये जो रोहिलखंड पर हमला हुआ था, इसमें रोहिल्लास को बहुत भारी नुकसान होता है। और इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स पर यह भी आरोप लगे कि इन्होंने वॉर क्राइम्स में हिस्सा लिया, यानी कि जबरदस्ती लोगों को मारा गया, जो सरेंडर कर चुके थे उनका भी खात्मा करा गया। और बाद में ये आरोप लगे थे हेस्टिंग्स पर कि हेस्टिंग्स के कहने पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स ने गांव के गांव उजाड़ दिए रोहिल्लास के। ये सब देखो, आरोप लगाने वालों ने हेस्टिंग्स पर, बाद में उसके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ने आरोप लगाए थे। लेकिन एक बात ये भी है कि आप इसको दूसरे नजरिए से देखो कि ये सब मिडिवल वॉरफेयर में नॉर्मल था, है ना? कि शहर उजाड़े जाते थे। अब्दाली आया तो वो कोई लड़ाई लड़कर चुपचाप थोड़ा ना चला गया था, उसने भी दिल्ली में बहुत लूटपाट मचाई थी, महिलाओं के साथ बलात्कार होता था। ये मतलब मिडिवल वॉरफेयर का एक हिस्सा था। तो रोहिलखंड में उस समय लेकिन काफी तबाही मचाई गई थी, ये एक फैक्ट है। और अवध की आर्मीज ने तो किया ही था, और साथ साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी भी थी।
तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को तो जवाब देना पड़ेगा ना ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ये आगे प्रॉब्लमेटिक बन गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए। कौन सा? फर्स्ट रोहिल्ला वॉर। तो अब इतनी लंबी चौड़ी मैंने आपको जो कहानी सुनाई है उसको मैं एक संक्षिप्त रूप में अगर आपको बताऊं तो आपको बस इतना याद रखना है कि नवाब ऑफ अवध का साथ दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसके खिलाफ? रोहिल्लास के खिलाफ। और अल्टीमेटली रोहिलखंड हार गया, अवध को एनेक्स कर लिया गया। लेकिन अवध को क्या फायदा हुआ इससे? 1801 में ये रोहिलखंड इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कंट्रोल में ले लिया था जब इनसे सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी साइन करवाई गई। अब ये रोहिल्ला वॉर खत्म हुआ ही था कि वॉरेन हेस्टिंग्स के सर पर एक और विपत्ति आ जाती है। 1774 में 3 क्राउन काउंसिलर्स इंग्लैंड से चलकर पहुंचते हैं कलकत्ता। ये वो काउंसिलर्स हैं जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नियुक्त किए गए थे। 4 मेंबर थे काउंसिल में, लेकिन 3 आए थे, एक पहले से यहां पर था। अब इन 3 काउंसलर्स जैसे ही ये कलकत्ता के बंदरगाह पे पहुंचते हैं तो इनके आने की खुशी में 17 तोपों की सलामी दी जाती है। लेकिन ये नाराज हो गए, बोले 21 तोपों की क्यों नहीं दी? नॉर्मल सैल्यूट जो है, हाईएस्ट जो सैल्यूट है वो 21 गन सैल्यूट होता है। तो इससे काफी नाराज हो गए। तो इनकी आते ही अनबन हो गई। वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ इनकी कभी बनी ही नहीं और 10-12 साल इन्होंने हेस्टिंग्स की नाक में दम करके रख दिया। इनमें इनका लीडर था फिलिप फ्रांसिस। नाम वाम इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली ये रॉबर्ट क्लाइव का काफी बड़ा चमचा था या फिर उसका सपोर्टर था। हालांकि क्लाइव अभी तक मर चुका है 1774 में, लेकिन फिलिप फ्रांसिस जो है वो थोड़ा सा क्लाइव के द्वारा इन्फ्लुएंस था। तो फिलिप फ्रांसिस ने आते ही हेस्टिंग्स पर सवाल उठाने शुरू किए कि भाई साहब ये क्या मचा रखा है आपने यहाँ पर रोहिलखंड के अंदर? ये इस तरह से आप करोगे? इंग्लिश हैं हम, हमारा कोई थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है। हम वॉरफेयर, ये बैरबैरिक वॉरफेयर नहीं करते। हम कोई मंगोल आर्मी थोड़ा है जो इस तरह की लूटपाट आप मचा के रहे हो रोहिलखंड में, ये गलत है। तो हेस्टिंग्स ने क्या बोला कि देखो ये रोहिल्ला अफगान्स वाला जो एरिया है ये हमारा फ्रंटियर सिक्योर करने के लिए अवध के अंडर लाना जरूरी था स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन फ्रांसिस ने कहा था कि आपके द्वारा भेजी गई जो आर्मी थी वो आर्मी की तरह नहीं, मर्सनरीज की तरह काम करके आई है। मर्सनरी क्या होते हैं कि जो पैसे के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और इन्होंने वहां जाकर बहुत एट्रोसिटीज करी हैं, बहुत लूटपाट मचाई है और बहुत गलत हरकतें करी है। इन्होंने शहर के शहर उजाड़े हैं, इन्होंने महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया है। तो ये सब शोभा नहीं देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश एम्पायर को। अब आते हैं हम अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पर। अब ये इतना पूछा नहीं जाता है क्योंकि ये रेगुलेटिंग एक्ट में केवल एक अमेंडमेंट था। इस अमेंडमेंट में सबसे मेजर चेंज ये किया गया कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल और साथ साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे ऑफिसर्स को सुप्रीम कोर्ट, कौन सा, जो भारत में स्थापित किया इन्होंने, उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया। क्योंकि ओरिजिनल एक्ट में ये कहा गया था कि सारे लोग, चाहे वो गवर्नर जनरल ही हो, वो भी कुछ गलत करेगा तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है। तो ये इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि ऐसे तो कोई काम ही नहीं कर पाऊंगा मैं, सारे ऑफिसर काम करने से डर रहे हैं मेरे, क्योंकि उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया जाएगा। और एक्चुअली में ये हो रहा था। ये जो इम्पे आया था ना, इसमें बहुत जुडिशरी का भूत सवार था। तो इम्पे छोटी छोटी बातों में इसको लगता था कि अगर कहीं पे कोई गड़बड़ हो रही है, ये उन ऑफिसर्स को कोर्ट में बुला लिया करता था। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने थोड़ा सा कोशिश करी कि भाई हमको बाहर करो, इससे एग्जेम्पशन दे दो हमें। फिर इसने ये करा कि रेवेन्यू मैटर्स को एक्सक्लूड करो सुप्रीम कोर्ट से। क्योंकि क्या होता है कि हम यहाँ रेवेन्यू वसूल रहे हैं, लेकिन कोई भी अगर दिक्कत होती है तो छोटा मोटा आदमी पहुंच जाता है कोर्ट में। तो ये नहीं होना चाहिए। रेवेन्यू मैटर्स जो हैं ये गवर्नर जनरल या फिर उसकी काउंसिल के पास रहने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अभी जितने भी लोकल इनहैबिटेंट्स हैं, जो कलकत्ता में रहने वाले भारतीय लोग हैं, उन पर भी अधिकार रहेगा। हालांकि उन पर अगर कोई कानून लागू होगा तो वो उनके हिंदू और मुस्लिम लोकल लॉज या कानून के अनुसार होगा, जो मैंने आपको बताया था कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोडिफाई भी करवाए थे। ये इंपॉर्टेंट चीज एक चेंज हो गई कि जो भी अपील होंगी प्रोविंशियल कोर्ट में, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगी। मान लो अगर प्रोविंशियल कोर्ट, जैसे पटना में एक प्रोविंशियल कोर्ट था, तो वहां पर अगर कोई अपील होती है तो वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास आएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, वॉरेन हेस्टिंग्स थोड़ा सुप्रीम कोर्ट से परेशान हो गया था, तो उसने कहा था कि इस तरह की जो अपील्स हैं वो भी हमारे पास आए। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बेसिकली उसने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बना दिया। अब इस इन काउंसिल का क्या मतलब है? देखो, गवर्नर जनरल जब अपनी एग्जीक्यूटिव काम को कर रहा है तब वो गवर्नर जनरल कहलाएगा। लेकिन जब वो काउंसिल में बैठकर थोड़े कानून बनाने जैसे काम करेगा, अभी कानून बनाना लेजिस्लेशन पावर आया नहीं है, ठीक है, आगे आएगा, लेकिन जब वो उस अपनी कैपेसिटी में बैठा है तो वो कहलाएगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ये बेसिकली देखो वैसा ही फर्क है जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो जब वो सदन के बाहर हैं तब वो उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन जब वो राज्यसभा में बैठे होते हैं तब हम उनको क्या कहते हैं कि वो पीठासीन अधिकारी हैं, है ना, कि वो चेयर में बैठे हैं। तो वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, साथ साथ में राज्यसभा के क्या हैं, चेयरमैन भी हैं। अगला कानून है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसका नाम पिट क्यों है? क्योंकि विलियम पिट द जूनियर नाम का ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था और उसी के द्वारा ये कानून पार्लियामेंट में लाया गया था, पारित करवाया गया था। तो विलियम पिट को ऐसा लगता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लंदन वाला मैनेजमेंट है उसको थोड़ा चेंज करने की आवश्यकता है। तो पहले केवल एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था, लेकिन अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अलावा एक नई संस्था बनाई गई जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इसमें होंगे कितने? 6 सदस्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मेंबर हैं जो डायरेक्टली क्राउन द्वारा, यानी कि राजा के द्वारा, या समझ लो एक तरह से इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जा रहे हैं। तो इसमें
कंपनी का कोई रोल नहीं है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता था? वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग अपॉइंट करते थे, डायरेक्टर कौन बनेगा ये कंपनी तय करती थी। लेकिन ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, इसको कौन डिसाइड करेगा? इसको सीधा ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश क्राउन डिसाइड करेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या होगा कि पॉलिटिकल मामले जितने भी हैं उनके ऊपर ध्यान दो, कि मराठा, मैसूर वॉर्स, इनमें क्या डिसीजन लेने हैं, किसके साथ संधि करनी है, किस पर लड़ाई करनी है, ये सब काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कह दिया कि तुम तुम्हारा वो पुराना व्यापार वाला काम देखो, ये जो तुमने लड़ाइयाँ करके रायता फैला रखा है, ये सब संभालने का काम अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का होगा। तो पॉलिटिकल अफेयर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और कमर्शियल काम यानी कि व्यापार और अन्य काम ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो बेसिकली कंपनी को कहा है कि जो कंपनी का काम होना चाहिए ना वो तो आप ही लोग करेंगे, लेकिन अब ये जो नया बोर्ड बनाया है ये पॉलिटिकल मामलों को देखेगा। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 से क्या होता है? सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो जाता है। तो ड्यूअल सिस्टम ऑफ बंगाल तो खत्म हो गया, लेकिन ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू हो गया। इसके तहत अब दो तरह की सरकार है ईस्ट इंडिया कंपनी में, दो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हैं, एक पॉलिटिकल फंक्शंस देखेगा, दूसरा व्यापारिक कामों को, कमर्शियल फंक्शंस को देखेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज थी भारत में, उनको अब कहा जाएगा ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। आप देख रहे हो कंपनी के गले पर शिकंजा धीरे धीरे कस रहा है, धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार अपना रोल यहां पर बढ़ा रही है। तो अब वो टेरिटरीज ईस्ट इंडिया कंपनी की भी टेरिटरी नहीं कहलाएंगी। हालांकि मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बार बार ऐसा बोल रहा था कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद ये टेरिटरी कंपनी के पास आ गई, कंपनी के पास आ गई, लेकिन एक्चुअली में ऑन पेपर उन सारी टेरिटरीज को नाम दिया जाएगा ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। फिर जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसको 4 से 3 घटा दिया गया। इसके पीछे रीजन ये था कि वॉरेन हेस्टिंग्स काफी दुखी था, क्योंकि वो 2 जने हमेशा उसके ऑपोजिशन में रहते थे। तो उसने कहा कि इसको 3 करो, ताकि क्या है कि 2-1 से सीधा डिसीजन आ जाए, मेरे को बार बार वोट ना डालना पड़े। तो वोट 4 से इसकी संख्या घटाकर 3 कर दी गई। ये कौन सी काउंसिल है बाय द वे? ये कैलकाटा वाली काउंसिल है, गवर्नर जनरल की काउंसिल। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये कहा गया कि अब सारे रिक्रूटमेंट इंडिया में करो। ये हम पर बहुत बड़ा खर्चा आता है कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट करते हैं, यहाँ ट्रेन करते हैं, फिर उनको इंडिया भेजना पड़ता है। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है कैलकाटा में जो एस्टैब्लिश्ड है, लॉर्ड इम्पे वाला, उसको कहा गया कि अब आप केवल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स पर अपने कानून लागू करो, नेटिव्स को छोड़ दो, यानी कि जो लोकल लोग हैं उनसे हमें लेना देना नहीं है, आप केवल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के ऊपर अपना अधिकार, जुरिस्डिक्शन रखोगे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को यह कहा गया कि अब आप पार्लियामेंट से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से पूछे बिना लड़ाई डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी तक सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हो चुका है, खत्म होने ही वाला है 1784 में। तो पार्लियामेंट भी तो वहां देख रही है कि ये मन मर्जी पड़ती है जिस पे लड़ाई छेड़ देते हैं। उधर वो एंग्लो मराठा वॉर खत्म हुआ था 1782 में, तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। इधर सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा है, इसमें भी दिक्कतें चल रही थी। तो इसीलिए ये कहा गया कि गवर्नर जनरल के पास परमिशन थी कि वो लड़ाई वगैरह कर सकता है, संधि साइन कर सकता है, लेकिन अब आप हमसे पूछे बिना नहीं करोगे, पार्लियामेंट से आप पहले अप्रूवल लोगे। तो इसी के साथ वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल खत्म होता है। 1785 में वॉरेन हेस्टिंग्स लड़ाइयों से, गवर्नेंस से, मैनेजमेंट से दुखी होकर इस्तीफा दे देता है और बोलता है कि बहुत हो गया, बहुत कुछ कर लिया मैंने, अब मैं जाऊंगा घर, शांति का जीवन बिताऊंगा। तो इसने अपना इस्तीफा दे दिया, वेट भी नहीं किया कि इस्तीफा मंजूर होता है या नहीं, और ये जहाज में बैठकर लंदन के लिए निकल गया। ठीक है, इसके बाद आएगा कॉर्नवालिस, जिसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल तो खत्म हो गया, लेकिन इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब ये लंदन पहुंचता है तो इस पर इम्पीचमेंट हियरिंग चलाई जाती है। इसके खिलाफ एक महाअभियोग चलाया जाता है लंदन में पार्लियामेंट में। क्यों? क्योंकि इस पर बहुत सारे आरोप लगाए गए थे। पहला मेन आरोप तो यही था कि इसने जो ये लड़ाइयां करवाई थी, एंग्लो मैसूर और एंग्लो मराठा वॉर, ये थोड़ा सा ब्रिटिश एम्पायर को अच्छा नहीं लगा था। इसने कहा था कि तुम ऐसे कैसे लड़ाइयां कर रहे हो, मान लो इन लड़ाइयों में हम हार जाते, अगर बुरी तरह से वाइप आउट हो जाते तो। और ये जेन्युइन एक थ्रेट था कि बॉम्बे और मद्रास जैसे जो एरियाज थे, वहां पर अगर हैदर अली थोड़ा सा 2-4 लड़ाइयां जीत जाता तो इनको वहां से वाइप आउट कर सकता था। तो ये ब्रिटिश सरकार को थोड़ा सा नागवार गुजरा। तो सरकार तो फिर भी चलो ठीक है, काम चला लिया, क्योंकि इसने इतनी सेवा दी थी लंबी। लेकिन इसके जो विरोधी थे, खास करके जो पार्लियामेंट में इसके विरोधी थे, वो फिलिप फ्रांसिस, जो काउंसिल में बैठता था, वो भी लंदन आ चुका था इस वक्त तक रिटायर होकर। तो फिलिप फ्रांसिस और एक एडमंड बर्क नाम का एक व्यक्ति था, जो काफी आगे पॉलिटिकल थॉट में भी आप उसका नाम सुनोगे, है ना, पॉलिटिकल साइंस वालों ने उसका नाम जरूर सुना होगा। तो ऐसे लोग इसके खिलाफ थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे ये उस समय के। इन्होंने इसके खिलाफ ये महाअभियोग चलवाया, कहां पर? पार्लियामेंट में। तो ये आया लंदन और शांति का जीवन व्यतीत नहीं कर पाया। अगले 7 साल इसके खिलाफ इंपीचमेंट हियरिंग्स चलती हैं। हालांकि 7 साल बाद फाइनली इसको बरी कर दिया गया, इसके सारे आरोप इस पर हटा दिए गए। 7 क्या ऑलमोस्ट 10 साल चल गई थी, 1794 के आसपास इसको बरी किया गया था। लेकिन ये बेचारा 6-7 साल तक लगातार पार्लियामेंट में जाता था और इसकी हियरिंग होती थी, इस पर आरोप लगाए जाते थे। और आरोप क्या लगाए गए वो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आरोप इस पर लगा था रोहिल्ला वॉर में बर्बरता का, कि आपके कहने पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने रोहिलखंड में इतनी तबाही मचाई थी। और आप किस्मत देखो, जब ये इंपीचमेंट के आरोप इस पर लग रहे थे कि रोहिल्लास के खिलाफ इसने बर्बरता अपनाई, उसी समय पर, सेम उसी समय पर, गुलाम कादिर रोहिल्ला
दिल्ली में शाह आलम की आंखें निकाल रहा था। याद है ना आपको, बताया था मैंने पिछले लेक्चर्स में। तो ये मतलब एक थोड़ा सा कोइंसिडेंस है, इसलिए मैंने सोचा बता दूं। तो पहला आरोप इस पर लगा रोहिल्ला वॉर का। दूसरा इस पर लगा कि नंद कुमार की जुडिशियल हत्या करवा दी तुमने। नंद कुमार कौन था? ये बंगाल में एक काफी सीनियर रेवेन्यू ऑफिशियल था। तो नंद कुमार ने पब्लिकली वॉरेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाए थे कि ये वॉरेन हेस्टिंग्स करप्ट है, इसने बहुत पैसा खाया है। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स काफी साल तो चुपचाप बैठा रहा, लेकिन जब ये गवर्नर जनरल बन गया और जब वो सुप्रीम कोर्ट आ गया रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, तब वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपना बदला लिया नंद कुमार से और नंद कुमार के ऊपर आरोप लगाया और उसको सुप्रीम कोर्ट में फैसला करवाकर उसको उसकी हत्या करवा दी। हत्या क्या करवा दी? उसको फांसी पर चढ़वा दिया। तो नंद कुमार पहला वो व्यक्ति था जिसको फांसी पर चढ़ाया गया अंडर द ब्रिटिश कोर्ट। तो वो जो ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था ना, इम्पे वाला, लॉर्ड इम्पे, तो वो इम्पे वॉरेन हेस्टिंग्स की अच्छी बनती थी दोनों की। ठीक है, उसको जुडिशरी से प्रॉब्लम थी वॉरेन हेस्टिंग्स को, लेकिन इम्पे से इसकी अच्छी दोस्ती थी। तो इम्पे ने इसको फांसी की सजा दे दी। और जब वॉरेन हेस्टिंग्स के पुराने कारनामे उसके ऑपोजिशन के लोगों ने निकालने शुरू किए, तो इनको याद आया कि अरे 10 साल पहले ये नंद कुमार की हत्या भी हुई थी, ये 1775 की बात है, तो इसको भी निकालो। तो इस पर यह भी एक आरोप लगाया गया पार्लियामेंट में कि तुमने नंद कुमार, जो कि एक रेवेन्यू ऑफिशियल था, उसकी तुमने जुडिशियल हत्या करवा दी। तो इसमें तो इम्पे का नाम भी घसीटा गया था। तीसरा था राजा चेत सिंह का केस। तो राजा चैत सिंह बनारस के राजा थे और बनारस के राजा को भी 22 लाख रुपए हर साल देने होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये इनका डिसीजन तय हुआ था। लेकिन अब क्या है कि वॉरेन हेस्टिंग्स पर बहुत दबाव था मराठा मैसूर वॉर्स के कारण। ठीक है, और इन लड़ाइयों के कारण जब इनको पैसे की जरूरत थी तो राजा चैत सिंह को कहा गया 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दो, तो इन्होंने 1 साल दे दिए। दूसरे साल फिर इनको कहा गया कि 22 लाख के उपरांत 5 लाख रुपए और दो, वो भी इन्होंने दे दिए। तीसरे साल इन्होंने मना कर दिया कि भाई साहब अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर उनको कहा कि नहीं, अब तुम 5 लाख रुपए तो दोगी, साथ साथ में 1000 सैनिक और दो। तब जाके राजा चैत सिंह ने मना कर दिया और राजा चैत सिंह अपना कैपिटल छोड़ के बनारस छोड़ के भाग गए ग्वालियर की तरफ। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने इनके खिलाफ बेसिकली छोटी सी एक लड़ाई शुरू करवा दी। अब यहाँ पर ये जो राजा चैत सिंह के साथ व्यवहार किया ना, ये भी इन पर आरोप लगाया गया कि ये गलत था। और ये जो बनारस का कैंपेन है इसमें मिला कुछ नहीं, राजा चैत सिंह भी चले गए ना, तो इनको वो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए मिले और जो छोटी मोटी लड़ाई हुई उसका खर्चा हुआ जो अलग। तीसरा था बेगम ऑफ अवध वाला मामला। अब शुजा उद दौला की जब डेथ हुई तो उसका बेटा जब नवाब बना, तो वो क्या कहता था अंग्रेजों को कि देखो मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा सारा पैसा मेरी मम्मी और मेरी दादी लेके बैठे हैं, यानी कि शुजा उद दौला की वाइफ और शुजा उद दौला की मदर। तो ये है ना, जो सारी जागीरें वगैरह है ये इनके पास हैं, बड़ी बड़ी जागीरें हैं, बड़ा खजाना, खूब सारे हीरे जवाहरात, ये सब इनके पास हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो आप जो मेरे से पैसा मांगते हो ना ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रूप्स को यहाँ पर रखने का, ये मैं आपको दे नहीं सकता। तो नवाब ने क्या कहा? नवाब ने ये कहा कि आपको अगर पैसा चाहिए तो मेरी मम्मी और मेरी दादी से जाकर ले लो। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने आर्मी भेजी और नवाब ने, यानी कि खुद नवाब ने अपने मम्मी और अपनी दादी से उनकी जागीरें छीन ली और उनका जो सोना चांदी जितना भी खजाना था वो भी सब लूट लिया गया। तो बेगम ऑफ अवध वाला केस भी काफ़ी चर्चा में था। और इसमें एक रीज़न और था कि ये कहा जाता था कि ये जो बेगम ऑफ अवध हैं ये चेत सिंह को सपोर्ट करती थी। तो इससे वॉरेन हेस्टिंग्स थोड़ा सा नाराज़ था, इसीलिए उसने अपनी पर्सनली आर्मी भेजी थी कि चलो ठीक है, नवाब ऑफ अवध की मदद कर दो। अब वैसे देखो ये नवाब के घर का इंटरनल मैटर था, तो इसमें कायदे से वॉरेन हेस्टिंग्स को इंटरफेयर करना नहीं चाहिए था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या वादा किया था कि इंटरनल अफेयर्स आप अपने संभालो, केवल ऑफेंसिव डिफेंसिव अलायंस है, कौन सी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। लेकिन फिर भी उसने इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप करके अपनी आर्मी भेजी थी। तो ये सब इसके खिलाफ केस चलते रहे। 1795 में फाइनली जाकर ये एक्विट हो गया, बरी हो गया सारे आरोपों से, और इसको कोई सजा वजा नहीं हुई। लेकिन इसका जो केस है काफ़ी अखबारों में चलता था, मतलब उस समय काफ़ी चर्चा में रहता था ये। तो वॉरेन हेस्टिंग्स पर क्यों इम्पीचमेंट के आरोप लगे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रोहिल्ला वॉर याद रखना, नंद कुमार का केस याद रखना, बेगम ऑफ अवध और राजा चैत सिंह ऑफ बनारस, ये 4 मुख्य आरोप उस पर थे। तो फाइनली वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में एम्पायर को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? देखो, फायदा ये था कि इसने गवर्नेंस काफ़ी सुधारी, बंगाल में कई सारे रिफॉर्म्स लाकर इसने साम्राज्य को स्थापित करने की शुरुआत कर दी, है ना। एक व्यापारी माइंडसेट से कंपनी को ये एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट में लेकर गया वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन दूसरी ओर इसने जो एंग्लो मराठा वॉर में पंगे लिए थे, यहाँ एंग्लो मैसूर वॉर में जो पंगे लिए थे, ये इस पर भारी पड़ गए। क्योंकि याद करो, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी लड़ाइयों में हार देखनी पड़ी थी और ये जीत नहीं पाए थे। तो इन लड़ाइयों के कारण ही मेनली लोग इससे थोड़े से नाराज थे। जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनको डाउट होने लग गया था कि ये वॉरेन हेस्टिंग्स इस तरह की लड़ाइयाँ क्यों लड़ रहा है, ज़रूरत नहीं है एम्पायर को, है ना। तो इसके ये भी एक रीज़न था कि इसके खिलाफ इम्पीचमेंट हियरिंग चलाई गई थी। तो ये एम्पायर को बहुत एक्सटेंड नहीं कर पाया, लेकिन इसके द्वारा या इसके समय काल में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी वो आने वाले कुछ सालों में फायदेमंद रही, क्योंकि कॉर्नवालिस के समय में फिर आगे बहुत सारी लड़ाइयाँ ये जीतने में सफल रहे थे, वेलेस्ली के समय सफल रहे थे। तो ये जो एंग्लो मराठा एंग्लो मैसूर वॉर शुरुआत हुई थी, ये आगे जाकर अल्टीमेटली सब ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्पायर में
शामिल हो गए। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और संडे को आ रहा है अनअकैडमी कॉम्बैट, जो कि सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है भारत का। यहाँ पर आप हजारों यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ अपनी तैयारी का लेवल जांच सकते हैं। 60 क्वेश्चन 60 मिनट में, सुबह 11 बजे संडे को, भूलना मत। और यहाँ पर आपके पास स्कॉलरशिप जीतने का भी एक सुनहरा अवसर है और ये कंप्लीटली फ्री इनिशिएटिव है। आपको केवल एक अनलॉक कोड यूज करना है महिपाल, और आप इस कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।